बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। इसका पार्ट जो है वो 14 हम करने जा रहे हैं और इसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन, ये आज हमारा टॉपिक है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते भी रहना है। मैग्नेटिक डोमेन पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो पिछले पार्ट आप देख लीजिए। सुपर कंडक्टर डिस्कस हो चुका, मैग्लीव ट्रेन डिस्कस हो चुका, एमआरआई डिस्कस हो चुका, सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स डिस्कस हो चुका, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर डिस्कस हो चुका, फेरो मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक डिस्कस हो चुका। ठीक है भाई, इससे पिछला पार्ट देखना है तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा। और अगर अगला पार्ट देखना है तो इसी वीडियो के एंड में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बार बार नए आने वालों के लिए मैं रिपीट करता हूँ। पुराने बच्चे तो बेजार हो गए होंगे सुन सुन के, लेकिन बहरहाल भाई मजबूरी है, नए आने वालों के लिए बताना ज़रूरी है कि प्ले लिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। कैसे जाएंगे प्ले लिस्ट में? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, प्ले लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्ले लिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएंगी, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अभी तक की। ठीक है भाई, इसके अलावा 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे 13 चैप्टर बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप देखें, आपको 12 केमिस्ट्री की भी प्ले लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। प्लस उसमें एक ग्रैंड टेस्ट भी है लगभग 2 घंटे का, जिसमें सारे नोमेनक्लेचर्स जो हैं वो मैंने एक जगह पर इकट्ठे करके वो टेस्ट कंपाइल किया है, उसको देखें। और उसी वीडियो में सॉल्यूशंस भी बताएं हैं। तो वो टेस्ट है सारे नोमेनक्लेचर्स का, ग्रैंड टेस्ट है नोमेनक्लेचर्स का, उसको अटेम्प्ट करें, बार बार अटेम्प्ट करें। ठीक है, और कमेंट में बताएं भी कि अब आपकी नोमेनक्लेचर का जो भूत है वो भूत उतर गया है कि बहुत मुसीबत हैं, बड़े मुश्किल हैं, तो ये है वो है। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स के लिए अलग वीडियो मौजूद है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री जो है वो मैं कंप्लीट बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री की बुक भी कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और भी प्लेलिस्ट है। बहरहाल तो हमारा टॉपिक जो है ये आज का मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक डोमेन ये हमारा टॉपिक है। मैग्नेटिक डोमेन कॉन्सेप्ट ले लेते हैं पहले। ठीक है, मैग्नेट, उसी से ये सारा मामला चल रहा है। ये मैग्नेट है आपके सामने, ठीक है, माइनस प्लस, और ये आयरन का पीस है आपके सामने, इसको मैं Fe कर देता हूँ। ये Fe, ये आयरन है। ठीक है, उसके अलावा Fe के अलावा एक और है हमारे पास, एक और लिख देता हूँ ताकि कंपैरिजन हो जाए मटेरियल्स का, क्योंकि ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उसके बाद पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है और डाया मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो जाए, मैं ज़रा इसको लिख लूँ। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एल्युमिनियम आ जाता है, ये एल्युमिनियम का पीस भी रख दिया आपके सामने, एल्युमिनियम। और ये जो है डाया मैग्नेटिक मटेरियल, बिस्मथ जो है, ये भी आपके सामने रख दिया। क्या रिएक्शन होगा इन तीन चीज़ों का जब ये आएंगी इस मैग्नेट के सामने? बड़ा आसान सा है। आयरन के बारे में, ये आयरन है, ये पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है, ये एल्युमिनियम है, ये सॉरी आयरन जो है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, एल्युमिनियम जो है वो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है, और बिस्मथ जो है ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल है। पिछली वीडियो में हम इस पर तफसील से बात कर चुके हैं, इसके नोट्स भी ले चुके हैं। तो क्या रिएक्शन होगा इन तीनों का जब हम इसके पास लेके जाएंगे, मैग्नेट के पास? आयरन के बारे में तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि सर ये आयरन नज़दीक लेके जाएंगे तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक तो हम इसको लेके जाएंगे और उसके बाद ये हाथ से निकल के इससे चिपक जाएगा। एल्युमिनियम जो है वो भी ऐसा ही करेगा, लेकिन कोई इतना स्ट्रांगली नहीं करेगा, चला तो जाएगा लेकिन इतना नहीं जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नज़दीक ले जाना पड़ेगा एल्युमिनियम के पीस को, तब जाके ये इससे चिपक जाएगा। ये एल्युमिनियम, ये आ गया आयरन। और बिस्मथ जो है,
अगर इसको आप इसके पास लेके जाएंगे तो बस लड़ाई हो जाएगी बड़ी ख़तरनाक किस्म की। ये बिस्मथ इसके पास आके, आयरन के पास आके, जैसे ही आप नज़दीक लेके जाएंगे ये फ़ौरन पीछे की तरफ भागेगा बिस्मथ। वजह क्या है? क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, मैग्नेट की तरफ फ़ौरन भागता है। एल्युमिनियम जो है वो पैरामैग्नेटिक है, ये जाता है लेकिन इतना शौक से नहीं जाता, बस चला जाता है, ठीक है। बाकी बिस्मथ जो है ये डायामैग्नेटिक है, तो ये तो उल्टा ही काम करेगा कि आप इसको लेके जाएंगे तो ये पीछे की तरफ भागेगा। तो अगर आप देखें तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, आयरन और बिस्मथ। अगर ये फेरोमैग्नेटिक है तो इसको बिस्मथ को हम एंटी फेरोमैग्नेटिक कह सकते हैं। एफएम बोलें तो फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट किरदार अदा कर रहा है ना। जितने शौक से आयरन जो है वो भाग के जा रहा है मैग्नेट के पास, उतनी ही जो है वो नापसंदीदगी से ये बिस्मथ पीछे हट रहा है मैग्नेट के पास से, क्योंकि बिस्मथ जो है वो डायामैग्नेटिक है। सवाल ये पैदा होता है ऐसा होता क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये मैग्नेट और ये मटेरियल्स जो हैं फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इनके अंदर मौजूद एटम्स भाई ये मैग्नेट जो है ये भी तो एटम से मिलके बना है ना। आप भी एटम से मिलके बने, मैं भी एटम से मिलके बना हूँ, ये भी सब एटम से ही मिलके बने। तो अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हैं ना कि यार ये ऐसा बिहेव कर रही है, तो डेफिनेटली उसके पीछे वजह उसके एटम्स है। क्यों? वो चीज़ बनी किससे है? एटम से। ये आयरन ऐसा बिहेव कर रहा है तो इसकी बैक पर भी इसके एटम्स ही इन्वॉल्व हैं। एल्युमिनियम ऐसा बिहेव कर रहा है तो इसके पीछे भी इसके एटम्स ही इन्वॉल्व हैं। बिस्मथ ऐसा बिहेव कर रहा है तो इसके पीछे भी इसके एटम्स ही इन्वॉल्व हैं। एटम्स से आगे चलते हैं हम, तो आपको पता है एटम्स जो हैं वो 3 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो होते हैं न्यूक्लियस में, इसके बाहर होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये चीज़ें ऐसा बिहेव कर रही हैं तो इसके पीछे वजह हमने बता दी कि भाई इसके पीछे एटम्स इन्वॉल्व हैं। अब एटम्स के अंदर चलें तो यकीनन एटम्स किससे मिलके बने हैं? एटम्स इन 3 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारा दिमाग जो है ना वो क्लिक करता है कि फ़ौरन एग्जैक्टली इन तीनों के अंदर, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या तो तीनों इन्वॉल्व हैं इस बिहेवियर के पीछे, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, या सिर्फ प्रोटॉन्स इन्वॉल्व हैं, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इन्वॉल्व हैं, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। तो सिर्फ इनमें ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इन्वॉल्व, बस इनका है सारा का सारा गेम। अब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? शेल्स में होते हैं। शेल्स के अंदर कहाँ होते हैं? सब शेल्स में होते हैं। सब शेल्स के अंदर कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल्स में, ठीक है। पिन पॉइंट लोकेशन जिसको कहते हैं ना, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप कहाँ हैं, आप बोलें कि मैं अपने घर में हूँ, तो वो बोलेगा भाई घर तो बहुत बड़ा है, घर के अंदर तो हो। घर के अंदर कहाँ हो? तो आप बोलेंगे ये जो ड्राइंग रूम है ना, मैं इसके अंदर हूँ। तो फिर वो आपसे पूछेगा भाई ड्राइंग रूम भी बहुत बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, आप ड्राइंग रूम में कहाँ हैं? तो वो बोलेगा मैं ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठा हूँ। आपने देखा तीनों सिचुएशन, तीनों बातें ही सही हैं। आपसे पूछा जाए आप घर में हैं, बिल्कुल घर में हैं। आपसे पूछा जाए घर में कहाँ हैं, आप रूम में हैं, ड्राइंग रूम में हैं, ठीक है। ड्राइंग रूम में कहाँ पर हैं? आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना कि एटम के अंदर है, तो बिल्कुल एटम के अंदर तो है, लेकिन कहाँ? शेल्स में। शेल के अंदर कहाँ भाई? सब शेल्स में। सब शेल के अंदर कहाँ? ऑर्बिटल में। आखिरी जगह वो है। अब ये शेल, सब शेल, ऑर्बिटल क्या है? ये स्पेसिस है, जगहें हैं। क्या है? स्पेसिस, जगह है। ये जगह हैं, शेल, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम ये बड़े अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 हालात में हमें नज़र आते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को 2 हालतों में देखते हैं, या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, और पेयर्ड का मतलब आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने पेयर बनाया हुआ। बस आप सही पहुंच गए। ये आयरन ऐसा क्यों है, उसके पीछे वजह जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एल्युमिनियम ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिस्मथ ऐसा क्यों है, इसके पीछे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात आप? और ऐसा क्यों है, क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये जो अभी आपने देखा कि ये इन तीनों चीज़ों ने रिएक्ट कैसा किया इस मैग्नेट के पास, कि ये तो आयरन फ़ौरन भाग के चिपक गया, ये भी चिपका लेकिन थोड़ा सा आराम से, जबकि ये बिस्मथ तो चिपका ही नहीं, उल्टा ही भाग गया। वजह समझ में आई? इसकी वजह पीछे सिर्फ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयरन के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आयरन के एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एल्युमिनियम के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वो ये गड़बड़ कर रहे हैं, वो ये गड़बड़ कर रहे हैं, वो ये खुसूसियत पैदा कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों के अंदर, आयरन के पीस में भी और एल्युमिनियम के पीस में भी, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई सा भी पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसकी एक ख़ास स्पिन होती है, ये बात याद रहेगा। स्पिन, स्पिन का मतलब क्या है, घुमाव, मतलब एक ख़ास किस्म का घुमाव वहाँ पर आपको मिलेगा, जस्ट लाइक दिस। और ये वाइब्रेटरी होगा, ये स्पिन ऐसा होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ रहा है तो दोबारा यहीं पर इलेक्ट्रॉन की वापसी हो रही है। तो सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सबके पास स्पिन होती है। ये स्पिन जो है इसका गेम है, ये स्पिन जो है वो इसका गेम है। अब ज़रा बात को समझिएगा। अगर मैथमेटिक्स में मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये +2 और -2 एक साथ आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, इसको आप मैथमेटिक्स में बोलते हैं सर काट देते हैं, इसको 0 आ जाता है। ऐसा ही है, अगर वेरिएबल की ज़बान में बात करें तो -2x² +2x² सामने आ जाए तो क्या करते हैं, काट देते हैं इसको। ऐसा ही है वेक्टर्स की दुनिया में, अगर आप चलें तो ये आपने बड़ा सुना होगा कि दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अगर हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे। पता है आपको, कैंसिल कर देंगे। 0 मैग्नीट्यूड यहाँ पर मिलेगी आपको वेक्टर की, वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 मिलेगी तो डायरेक्शन भी आपको 0 ही मिल जाएगी, मतलब नो वेक्टर एट ऑल, ख़त्म हो गई कहानी। ये जो स्पिन है ना, इसका भी ऐसा ही गेम है। ये हमारे पास पॉजिटिव स्पिन इलेक्ट्रॉन की और नेगेटिव स्पिन इलेक्ट्रॉन की, ये बड़ा मैटर करती है। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसको देखिएगा, बिस्मथ जो है ये काम कर रहा है। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये काम कर रहे हैं बेसिकली इसके अंदर, बिस्मथ के अंदर। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक की स्पिन ऐसी है तो दूसरे की स्पिन इसके बिल्कुल अपोजिट है। कुछ बात समझ में आ रही? एक स्पिन पॉजिटिव हो गई मिसाल के तौर पर, तो दूसरी स्पिन नेगेटिव हो गई, रिजल्ट क्या निकलेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का 0 स्पिन। ये हम तो खैर नहीं कह सकते कि स्पिन ही 0 हो जाएगी, हम ये कहेंगे इफेक्ट ऑफ स्पिन, इफेक्ट जो है इस स्पिन का, इफेक्ट जो है ये 0 हो जाएगा। और पता है ये इफेक्ट ऑफ स्पिन जो है, इफेक्ट ऑफ स्पिन जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का। कि ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा, इसकी स्पिन जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी।
इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, याद है ना, एल्युमिनियम के एटम्स के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एल्युमिनियम के एटम्स, आयरन के एटम्स में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एल्युमिनियम में भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिस्मथ में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो घुमा फिरा के अगर मैं आपसे अब फाइनली कुल मिला के बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर आयरन में मौजूद हैं, एल्युमिनियम में मौजूद हैं। और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं स्पिन कर रहे हैं, और इनके स्पिन का जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब ये आयरन खिंच के इसकी तरफ आ रहा है तो असल में इस आयरन की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस आयरन के अंदर, जो आयरन के एटम्स हैं और उन आयरन के एटम्स के अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जब स्पिन कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपको इस आयरन के गिर्द भी मिलती है ना। ये देखें, दो किस्म की मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं आयरन के गिर्द, ये नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड और ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर मिलती है। समझ में आ गई बात, ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ मिलती है। कहाँ पर, इस आयरन के एटम्स के अंदर मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी स्पिन की वजह से। क्या कहा मैंने, इस आयरन के पीस के अंदर जो मौजूद एटम्स हैं उन वहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन के रिजल्ट के तौर पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से ये एज अ होल पूरा का पूरा आयरन इससे आके चिपक जाता है। समझ में आ गई बात। अब इस आयरन में कहाँ कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जहाँ एटम्स हैं, जहाँ जहाँ एटम्स हैं, ये रहे एटम, ये रहे एटम। अब इस एल्युमिनियम की बात करें तो इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो रैंडम है, उसकी डायरेक्शन जो है वो रैंडम है। अब ये थोड़ी इसमें मज़ीद बारीकी आ जाएगी, ये आप समझ लीजिए कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के स्पिन का इफ़ेक्ट है इसमें भी वेरिएशन है। यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन का इफ़ेक्ट है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ताकतवर है। यहाँ जो एल्युमिनियम में एटम्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, वो उसकी ताकत इतनी नहीं है, उसकी ताकत इतनी नहीं है। इसी वजह से ये एल्युमिनियम कम प्रोड्यूस हो रहा है। बिस्मथ के अंदर क्या हो रहा है कि बिस्मथ के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो सारे के सारे पेयर्ड हैं, और पेयर्ड होने की वजह से उन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो क्या है, अपोजिट है। एक की पॉजिटिव स्पिन है तो दूसरे की नेगेटिव स्पिन है। तो यहाँ पर जो इनकी स्पिन्स का इफ़ेक्ट है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वो कैंसिल हो रही है, नो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर उल्टा सिस्टम हमें नज़र आता है कि अब जो है ये पीछे भाग जाता है। समझ आ गई बात। तो ये सारी डिटेल आपको बताने का मकसद क्या है, मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन असल में इन चीज़ों के अंदर, एल्युमिनियम की बात करें या आयरन के अंदर बात करें या बिस्मथ के अंदर बात करें, इन चीज़ों के अंदर मैग्नेटिक डोमेन वो इलाके हैं, वो रीजन्स हैं, वो रीजन्स हैं, वो रीजन्स हैं, सारे इलाके नहीं, ये बात याद रखिएगा। इस आयरन के अंदर वो इलाके हैं, वो रीजन्स हैं जहाँ पर मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। समझ आ गई बात। जहाँ पर मौजूद, हमने छोटे छोटे इलाके बना रखे हैं, मैग्नेटिक डोमेन मतलब ये कि हमने अब इस आयरन के पीस के अंदर कितने सारे एटम्स हैं,
उसके अंदर कितने सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं और उनके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया, हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इलाकों में डिवाइड कर दिया है। उन सारे इलाकों में जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये मैं इलाके बना देता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा करके इसको, ये इलाके, ये रीजन्स बना देता हूँ। ये रीजन्स मैंने बना दी। अब ये जो मैंने रीजन्स बनाए हैं, ये जो मैंने स्पेसेस बनाए हैं इस आयरन के अंदर, जो इलाके बनाए हैं, इनमें क्या मौजूद है, इनमें एक रीजन के अंदर, इसको बड़ा करके दिखाऊं, एक रीजन के अंदर काफ़ी सारे एटम्स हैं, एक रीजन के अंदर काफ़ी सारे एटम्स हैं, और वो जो सारे एटम्स हैं उनके अंदर क्या मौजूद हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उनके स्पिन की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है। अब ज़रा बात को समझिएगा, ये कहाँ से निकला, ये रहा, ये जो पोर्शन, ज़रा बात को समझिएगा। ये पूरा का पूरा आयरन का पीस जो है, बड़ी आसान सी बात है यार, सुन लो ज़रा इसमें क्या है। ये जो आयरन का पीस है पूरा का पूरा, क्या इसके अंदर जो सारे एटम्स हैं उनमें जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो स्पिन नहीं कर रहे हैं। तो क्या उनसे मैग्नेटिक फील्ड जो है उनके स्पिन की वजह से जनरेट नहीं हो रही है। तो एज अ होल क्या इस पूरे के पूरे आयरन पीस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही होगी क्या यार, हो रही होगी ना। पूरे के पूरे ये जो आयरन का पीस है, इस पूरे पीस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है, क्योंकि पूरा का पूरा आयरन का पीस जो है वो एटम्स से, जिन एटम्स से मिलके बना है, उसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सब के सब अपनी स्पिन की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, आपको ये शो करेगा, कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा ये आयरन का पीस। और इसकी जो कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी की वजह से ये इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है भाई। अब ये जो कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, इसी कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड को हम हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, इलाकों में डिवाइड कर रहे हैं, रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं, और इन्हीं इलाकों को, इन्हीं रीजन्स को हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक डोमेन का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने ये इस आयरन के पीस के जो मैंने ये रीजन्स बनाए हैं ना, तो असल में इस आयरन के पीस के नहीं बनाए, ये रीजन्स मैंने किसके बनाए हैं, ये कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक हिस्सा ये नज़र आ रहा है आपको, दूसरा हिस्सा ये रहा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, समझ में आ गई। 12 हिस्सों में मैंने उस पूरी मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड कर दिया, 12 हिस्सों में। अब इसमें से एक हिस्सा मैं ले लेता हूँ, ये एक हिस्सा क्या है, ये मैग्नेटिक डोमेन है, एक हिस्सा ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक डोमेन है। इसके अंदर देखते हैं कि इसमें क्या है, एक हिस्से के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके अंदर क्या मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन मौजूद है, और उसका इफेक्ट क्या नज़र आ रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन। तो यहाँ पर भी, इसमें भी हमें कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड नज़र आएगी, इस पोर्शन में भी, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मैग्नेटिक डोमेन का नाम दे रहे हैं। समझ में आ गई बात आप। ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आपको क्लियरली पता लग गया इस वीडियो में कि आयरन का पीस क्यों आखिर इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप बेधड़क मज़े से बता सकते हैं किसी को भी कि भाई इस आयरन के पीस के अंदर जो एटम्स हैं, उनके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो स्पिन कर रहे हैं, उनके स्पिन जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है, और ये कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है असल में ये आयरन का पीस, ये आयरन का, सॉरी, ये मैग्नेट जो है उस कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड को उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, ये आयरन का पीस। और ये, सॉरी भाई, ये मैग्नेट जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस मैग्नेट की तरफ भी चल लेते हैं, क्योंकि इसको भी समझना ज़रूरी है। ये जो मैग्नेट है, ये माइनस और प्लस आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, पहले ज़रा इसको मिटा दूँ। नोट्स इसके ले लेते हैं, अभी नोट्स की तरफ से टेंशन नहीं ले, नोट्स में भी बनवा देता हूँ इसके,
लेकिन आप कॉन्सेप्ट ले लें फिर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का क्या बता रहा था, मेरे जहन से निकल गया। हाँ, इसकी मैग्नेट की बात हो रही थी। ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो है, ये माइनस क्या है और ये प्लस क्या है, ये देखिए। ये पता है क्या है, ये आयरन है जी, ये आयरन है, ये आयरन का पीस है। और ये क्या है, ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट अभी तो मैग्नेट है, पहले क्या था, आयरन था। कमाल हो गया यार, मतलब आयरन को हमने मैग्नेट बनाया, आयरन को हमने मैग्नेट बनाया। कैसे कर लिया ये, आयरन को मैग्नेट कैसे बना लिया, मैं बता देता हूँ। ये आयरन जो है किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। उन एटम्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेटल है ना ये, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। हम क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को उठा के एक साइड पर इकट्ठा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को उठा के एक साइड पे इकट्ठा कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन हमने एक साइड पे जमा कर दिए। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर चले जाएंगे तो पीछे यहाँ क्या बचेंगे, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कलेक्टिवली हम एक मैग्नेट के अंदर ये प्लस और माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो दो इलाके हमने बना दिए। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर इकट्ठे कर दिए, सारे प्रोटॉन्स एक जगह पर इकट्ठे कर दिए। अब ये जो काम है एक जगह पर इकट्ठे करना और इसको भी यहाँ से यहाँ कर देना, ये क्या कहलाता है, इसको हम इंडक्शन कहते हैं। ये जो आपने किया है ना काम, ये इंडक्शन कहलाता है। इंडक्शन, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर मौजूद है ना पीछे, ये इंडक्शन कहलाता है। क्यों भाई, क्या हुआ, अब सोचें ज़रा, ये आपको समझ में जब आएगा। ये समझ गए कि आयरन को मैग्नेट कैसे बना दिया हमने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे इकट्ठे कर लिए। प्रोटॉन्स जो हैं देखें वो होते हैं बाउंड, बिल्कुल प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं न्यूट्रॉन्स के साथ। ये प्रोटॉन्स बेचारे जो है इधर उधर कहीं नहीं जा सकते, ये न्यूट्रॉन्स के साथ जो है ना वो जकड़े हुए होते हैं। किस वजह से, कौन सी फोर्स ने इनको बांधा हुआ है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है, इसने इनको बांध रखा है। तो ये प्रोटॉन्स जो है नहीं निकलते। प्रोटॉन्स अपनी जगह से जब ही निकलते हैं जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, फिजन या फ्यूजन, तभी न्यूक्लियस टूटता है, वरना न्यूक्लियस से छेड़छाड़ नहीं होती। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से यहाँ सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पर पीछे क्या बचेंगे, सिर्फ प्रोटॉन्स ही बचेंगे ना। तो ये काम आपने कर लिया और ये अब क्या बन गया, आयरन का पीस, ये मैग्नेट बन गया जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी मैग्नेट की मदद से आप एक दूसरे आयरन के पीस को भी मैग्नेट बना सकते हैं। ये आयरन का पीस, इसको भी मैग्नेट बना सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये इंडक्शन कहलाता है। कैसे करेंगे ये काम, बड़ा आसान है। आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर धकेलता है, नेगेटिव नेगेटिव को दूर धकेलता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव जो हैं ये भी एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये जो मैग्नेट है इसमें आपने जब इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड पे इकट्ठा कर दिया है, अब इस मैग्नेट के इस वाले पोर्शन को, ये जो पोल कहलाता है, कभी कभी मैग्नेट में आपको ये नॉर्थ और साउथ भी नज़र आता है, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ भी नज़र आता है। आप इस मैग्नेट को जब इसके नज़दीक करेंगे तो ये क्या हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पर आपने जमा किए हुए हैं, नेगेटिव चार्जेस एक साइड पर ढेर सारे जमा हुए हैं। जब ये मैग्नेट आप ऐसे इसके नज़दीक लेके जाएंगे, ऐसे इसके नज़दीक लेके जाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्जन होगी। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जो पहले पूरे बिखरे हुए थे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, पहले ये वाला मामला था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बराबरी का मामला था इस आयरन के पीस के अंदर। लेकिन अब क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग खड़े होंगे इधर इस कोने में, यहाँ चले जाएंगे, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, और यहाँ क्या बच गए, प्रोटॉन्स बच गए। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं इसके साथ अट्रैक्ट होते हैं।
जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूर भाग जाएंगे। क्या बना दिया आपने इस आयरन के पीस को? इस आयरन के पीस को भी आपने मैग्नेट बना दिया भाई, आयरन के पीस को आपने मैग्नेट बना दिया। इसको कहा जाता है इंडक्शन। इंडक्शन, इसके ऊपर हमने पूरा चैप्टर किया है पहले पिछली वीडियोस के अंदर। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात आपको? अब इसके नोट्स ले लेते हैं, अब इसके नोट्स ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक डोमेन क्या है? रीजन है, इलाका है। पहले इसकी पूरी थ्योरी देख लें आप। मैं ये बताना भूल गया कि ये मैग्नेटिक डोमेन थ्योरी है असल में। इसको इस तरह से लेते हैं, ये मैग्नेटिक डोमेन है, मैग्नेटिक डोमेन थ्योरी है ये, मैग्नेटिक डोमेन थ्योरी है ये। इस तरह से इसको बात करते हैं। ठीक है, फिर इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। तो मैग्नेटिक डोमेन थ्योरी है। ठीक है, अब ये हेडिंग्स आ रही हैं, छोटी छोटी हेडिंग्स, जैसे आपको पता है मेरा तरीका, मैं छोटी छोटी हेडिंग्स बनाता हूँ। ये क्या है? मैग्नेटिक डोमेन थ्योरी गिवन बाय, ये थ्योरी दी किसने थी? वीस ने दी थी। ये कब दी थी? 1907 में। 1907 में। कौन से मटेरियल्स की बात करती है ये थ्योरी? कौन से मटेरियल्स की बात करती है? क्या डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करती है? क्या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करती है? नहीं, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करती है। ठीक है भाई, स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरी का? स्टेटमेंट क्या है इसकी थ्योरी का? स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। पीस जो है वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं स्मॉल रीजन्स विद इन मैग्नेटिक मटीरियल। स्मॉल रीजन्स, छोटे छोटे इलाके कुछ होते हैं इन विद इन मैग्नेटिक मटीरियल। मैग्नेटिक मटीरियल जैसे कि आयरन है, मैग्नेटिक मटीरियल जैसे कि आयरन है। ठीक है, स्मॉल रीजन्स विद इन मैग्नेटिक मटीरियल जैसे कि आयरन है, वेयर द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम्स, where the magnetic moments where the magnetic moments of atoms, magnetic moments को सही बना दूं, movements of atoms are aligned in the same direction, are aligned in the same डायरेक्शन। अब जो मैंने बात आपको समझाई है ना, ये विज ने भी वही बात कही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको बता देता हूँ। पहली बात गिवन बाय किसने दी है? वीज 1907 में। किन मटेरियल्स के हवाले से दी है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के हवाले से। क्या बोला है उसने? ये बोला है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं या मैग्नेटिक मटेरियल हैं, उनके अंदर स्मॉल रीजन्स हैं, छोटे छोटे इलाके हैं। ये पिक्चर याद है ना? छोटे छोटे इलाके हैं, वेयर, जहाँ पर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एटम्स, एटम्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है। व्हेन exposed to external magnetic field, when exposed to external magnetic field। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मिसाल के तौर पर ये आयरन है, ये आयरन का पीस है, ये मैग्नेट है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप इस मैग्नेट को इंटरेक्ट करेंगे इस आयरन के साथ, तो ये मैग्नेट इस आयरन के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहा। इस मैग्नेट की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, असल में वो इंटरेक्ट हो रही है इस आयरन के साथ, और इसी मैग्नेटिक फील्ड को वो कह रहा है एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब वो क्या कह रहा है, विज बोल रहा है कि स्मॉल रीजन्स, छोटे छोटे इलाके मौजूद होते हैं विद इन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, जैसे कि आयरन को ले लीजिए। उन इलाकों में क्या होता है, वेयर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एटम्स, एटम्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, आर अलाइंड, वो एक लाइन में आ जाता है। वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो एटम्स का होता है वो एक लाइन में आ जाता है, इन द सेम डायरेक्शन, एक लाइन में आ जाता है, इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में। और ये कब होता है, व्हेन एक्सपोज टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब आप उस मैग्नेटिक मटेरियल को, उस फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को, उस आयरन के पीस को आप नज़दीक करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया। तो जैसे ही आप इस फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को या फिर इस मैग्नेटिक मटेरियल को या इस आयरन के टुकड़े को आप नज़दीक करेंगे, लेके आएंगे इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा कि ये आयरन का पीस जो है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एटम्स जो है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम्स जो है, ये रहा, ये क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा इन द सेम डायरेक्शन, एक ही सेम डायरेक्शन में खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एटम्स को अगर मैं एम से रिप्रेजेंट करूं, ये क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एटम, ये दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम, ये तीसरा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम, ये चौथा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। तो जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं एटम्स के, वो सारे के सारे एक लाइन में खड़े हो जाएंगे आके, जब आप इस मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सपोज करेंगे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ये बात कर रहे हैं विज। अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक मूवमेंट आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा ना भाई, आप परेशान नहीं हो, मैग्नेटिक मूवमेंट से यहाँ मतलब जो है वो क्या है, अभी मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक मूवमेंट को एम लिख रहा हूँ मैं, इसको भी नोट कर लीजिए कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट असल में एटम्स का क्या है, ये वही है, ये वही ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के नतीजे में पैदा हो रही है। क्या कहा मैंने, ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है क्या है, ये वही मैग्नेटिक फील्ड है जो कि प्रोड्यूस हो रही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के नतीजे में, जिसकी मैंने सारी तफसील आपको अभी बताई। ठीक है, तो जब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एटम्स जो है वो अलाइंड हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, उन एटम्स के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो स्पिन है और उसके नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो अलाइन हो जाती है इन द सेम डायरेक्शन, एक ही सिमत के अंदर, जब आप उस चीज़ को एक्सपोज करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को लिख लें, मैग्नेटिक फील्ड MF मैंने किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, MM यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हो गया। अब इसकी और डिटेल ले लेते हैं, स्टेटमेंट भी बता दी। अब ये बताने का विज का मकसद क्या था, ये मैग्नेटिक डोमेन थ्योरी जो है वो विज ने क्यों दी है। ताकि अभी हमने क्या बनाया था, एक मैग्नेट से एक और मैग्नेट बनाया था ना, इंडक्शन हमने की थी। अभी आपने देखा था ना कैसे एक आयरन के पीस को हमने मैग्नेट बनाया, उसके इलेक्ट्रॉन एक साइड पे इकट्ठा किए, प्रोटॉन दूसरी साइड पे बच गए। उस मैग्नेट की मदद से फिर हमने एक और मैग्नेट बनाया। ठीक है, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, यार ये बड़े बड़े लफ्ज़ हैं इसलिए छोटा करके लिख रहा हूँ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं कंटेन्स मैग्नेटिक डोमेन्स, इनमें मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। ठीक है, इलाके होते हैं,
और उन इलाकों के अंदर क्या होता है, ये देखें, ये एक आयरन का पीस इतना बड़ा, ठीक है, इसके अंदर हमने ये मैग्नेटिक डोमेन जो है वो बना दिया। हर मैग्नेटिक डोमेन के अंदर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट्स मिलेंगे। ये देखें, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। ये सारे के सारे जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं? मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक डोमेन यानी कि इलाके। और हर मैग्नेटिक डोमेन के अंदर क्या मौजूद है? मैग्नेटिक मूवमेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डोमेन is a collection of magnetic movements, the region where magnetic movements are gathered at a place in a region। तो explanation इसकी क्या है? ferromagnetic materials contains magnetic domains। ये ferromagnetic material है, इसमें ये magnetic domains हैं। consist of, और ये जो magnetic domains हैं consist of magnetic movements of atoms, magnetic movements of atoms of ferromagnetic material, of ferromagnetic material। ठीक है भाई। इनिशियली अगला पॉइंट इसका, इनिशियली शुरुआत में, जबकि अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड को इस आयरन के पीस के साथ अभी आपने इंटरेक्ट नहीं किया, इस मैग्नेट को आयरन के पीस के साथ अभी आपने इंटरेक्ट नहीं किया, तब की बात हो रही है। इनिशियली शुरुआत में मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडमली ओरिएंटेड। मतलब अभी जब आपने इस आयरन के पीस को मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट नहीं किया तो इस आयरन के पीस के अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन है वो कैसे हैं? रैंडमली ओरिएंटेड है। मतलब किसी की सिमत इधर है, किसी की डायरेक्शन इधर है, किसी मैग्नेटिक डोमेन की डायरेक्शन ऊपर है, किसी मैग्नेटिक डोमेन की डायरेक्शन नीचे है, बेतरतीब डायरेक्शन है इन सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स की, मैग्नेटिक डोमेन्स की। ठीक है भाई, शुरुआत में। हैंस लिहाजा रिजल्ट क्या निकलेगा? वीक मैग्नेटाइजेशन, वीक मैग्नेटाइजेशन। यानी कि अभी जब आपने उस आयरन के पीस को मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट नहीं करवाया, अभी भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन मौजूद है, लेकिन वीक है बहुत ज़्यादा। वेयर, जहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट्स मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। ठीक है भाई, ये आयरन का पीस, ये हो गए हमारे पास मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक डोमेन में ये आ गए मैग्नेटिक मूवमेंट्स। और इनिशियली अभी इस आयरन के पीस के अंदर ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, इनके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या हैं? ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। जैसे कि हमने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में देखा था, याद है आपको? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में अपोजिट स्पिन्स थी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही थी। मैग्नेटिक मूवमेंट्स भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं अभी इनिशियली। ठीक है भाई, बट लेकिन on applied external magnetic field, on applied external magnetic field, on applied external magnetic field, these magnetic moments
align in the direction of field, align in the डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कि जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जितने मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं या मैग्नेटिक डोमेन्स हैं जो रैंडमली ओरिएंटेड थे, अब ये अलाइन कर लेंगे अपने आप को, एक कतार में ले आएंगे, एक सिमत में ले आएंगे, और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगी। ठीक है भाई, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगी। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। वो जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, यानी कि वो आयरन का जो पीस होगा, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन जो है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। और क्या है इसके अंदर, हाँ आगे कंटिन्यू है ज़रा। आफ्टर रिमूविंग, अब इसको यहाँ से कर लेते हैं। आफ्टर रिमूविंग, ये अगला पॉइंट आ रहा है, आफ्टर रिमूविंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही अब आप मैग्नेट को पीछे करेंगे उस आयरन के पास से, तो क्या होगा, वो आयरन का पीस जो है, वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो है, वो क्या होगा, वो जो है अलाइंड मैग्नेटिक डोमेन्स, अलाइंड मैग्नेटिक डोमेन्स, aligned magnetic domains do not change, do not changed, वो चेंज नहीं होंगे। ये आयरन का पीस है, ये मैग्नेट है, आपने इसको इसके पास जब लेके आए हैं, इलेक्ट्रॉन सारे भाग के इस साइड पे आ गए हैं, बना के दिखाया था ना मैंने, प्रोटॉन्स यहाँ पर रह गए हैं। अब आप क्या करें, इसी मैग्नेट को जो आप नज़दीक लेके आए हैं उसकी वजह से ये हो गया, अब आप इस मैग्नेट को यहाँ से हटा लें, दूर ले जाएं, तो ये जो अलाइंड हो चुके हैं सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन्स, जिसका नतीजा ये एक और मैग्नेट की सूरत में निकला है, ये जो है वो चेंज नहीं होगा, ये अलाइनमेंट चेंज नहीं होगी, ये अलाइंड मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, रिज़ल्ट इसका क्या निकलेगा, परमानेंट मैग्नेट। आपने एक परमानेंट मैग्नेट बनाया है, परमानेंट मैग्नेट, मेकिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट, मेकिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है भाई, ये भी हो गया। बाकी पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स का लिखा हुआ है, फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स और एंटी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल, ये भी आपको बता चुका हूँ। मेरे ख्याल में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है इसका, पहले से ही बता देता हूँ आपको, क्यूरी पॉइंट है। ये क्यूरी पॉइंट क्या है, क्यूरी लॉ है, ये क्यूरी लॉ क्या है, इसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।